नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने आपको चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय के विषय में बताया था। साथ ही साथ चालुक्य वंश के बादामी के चालुक्य खास करके उनके वंश के दूसरे शासकों के बारे में आज हम बातचीत करेंगे चालुक्यों की शासन पद्धति के बारे में। तो मित्रों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि चालुक्यों का जो प्रशासन था वो एक तंत्रात्मक पद्धति के ऊपर आधारित था। डॉक्टर नीलकंठ शास्त्री का भी यही मानना है। और राजा ही राज्य का सर्वे सर्वा होता था। उसी के पास सारे एग्जीक्यूटिव पावर्स होते थे, उसी के पास सारे मिलिट्री पावर्स होते थे, उसी के पास सारे विधायी पावर्स या विधायी शक्तियाँ होती थी। राज्य के जितने भी ब्यौरे थे वो सारे ब्यौरे वो खुद ही देखा करता था। और एक ख़ास बात ये थी कि हेड ऑफ स्टेट होते हुए भी, राज्य का मुखिया होते हुए भी वो अपने राज्य के प्रजा के बारे में जानकारी लेने के लिए अक्सर अपने राज्य का दौरा करता था और स्वयं राज्य के जो सभी ब्यौरे थे वो खुद ही देखता था, जगह जगह अपने कैंप्स लगाता था। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि प्रजा की भलाई के लिए काफ़ी चिंतित रहा करते थे चालुक्य शासक। जहाँ तक उत्तराधिकार का प्रश्न है, आमतौर पर जैसा कि हिंदू राजाओं के यहाँ प्रथा थी, आमतौर पे राजा अपने समय में ही अपना एक युवराज घोषित कर देता था। ज़्यादातर ज्येष्ठ पुत्र ही राजा बनता था अपने पिता की मृत्यु के बाद। लेकिन यहाँ पे हम ये देखते हैं कि पुलकेश का अपने चाचा के साथ एक गृह युद्ध हुआ था और गृह युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय ने अपने चाचा को हराया था और उसकी हत्या कर दी थी। उसके बाद वो गद्दी पे आया था। तो इससे ऐसा प्रतीत होता है कि शासक सिंहासन पर केवल आनुवांशिक तरीके से ही नहीं आता था, बल्कि कई बार योग्यता भी बहुत महत्वपूर्ण होती थी और योग्य व्यक्ति को उत्तराधिकार प्राप्त होता था, जो कि हम पुलकेशिन द्वितीय के मामले में देख सकते हैं। तो इस तरह से मित्रों, हम ये देखते हैं कि जो चालुक्य शासक थे वो बहुत ही योग्य हुआ करते थे। बड़ी बड़ी उपाधियाँ धारण करते थे। सत्याश्रय, पृथ्वी वल्लभ, महाराजाधिराज, परमेश्वर, भट्टारक इत्यादि। तो इन उपाधियों से, इन बड़ी बड़ी उपाधियों से ये पता चलता है कि वो काफ़ी योग्य शासक थे और काफ़ी महत्वपूर्ण शासक थे। अब जैसे परम भागवत, परम माहेश्वर जैसी उपाधियाँ भी वो धारण करते थे। तो जिससे ये पता चलता है कि वो विष्णु और शिव के उपासक थे। चालुक्य राजा केवल तलवार के ही धनी नहीं होते थे, बल्कि कलम के भी धनी होते थे और विद्या व्यसनी एक तरह से आप कह लीजिए होते थे। विद्वानों का आदर करने वाले होते थे। स्वयं राजाओं को भी काफ़ी ज्ञान होता था। मनुस्मृति, पुराण, रामायण, महाभारत, दंड नीति इत्यादि का उनको अच्छा ज्ञान रहता था। और जब युवराज होता था कोई, उसी समय से राजाओं द्वारा युवराज की या राजकुमारों की शिक्षा दीक्षा की व्यवस्था की जाती थी और उन्हें बहुत ही अच्छी शिक्षा दी जाती थी। समय समय पर इन राजकुमारों की योग्यता का परीक्षण भी होता था और ये परीक्षण साम्राज्य में विभिन्न पदों पर इनकी नियुक्ति करके किया जाता था। इनको साम्राज्य में अच्छे अच्छे पदों पर प्रशासन में नियुक्त किया जाता था। तो इससे ये भी पता चलता था कि वो कितने योग्य हैं और साथ ही साथ प्रशासन का काम भी चलता था। चालुक्य राजाओं की रानियां भी काफ़ी विदुषी होती थी और साथ ही साथ जो है
ऐसी अनेक प्रशस्तियाँ हमें चालुक्य वंश के राजाओं की मिलती हैं, जिसमें रानियों के दान देने का उल्लेख है। तो इस तरह से रानियां जो हैं वो दान पुण्य के कामों में बहुत रुचि लेने वाली होती थी। अब जहाँ तक प्रशासनिक विभागों का प्रश्न है, चालुक्य शासक विजित प्रदेशों में, जो प्रदेश वो जीत लेते थे, वहाँ पर धर्मशास्त्र के मुताबिक शासन विधान की व्यवस्था किया करते थे। और उनके पास जो है वो भेंट इत्यादि विजित राज्यों से आता था, जो कि कर के रूप में उन्हें प्राप्त होता था। इसके अलावा युद्ध के समय उन्हें अपनी सेनाओं के साथ उपस्थित रहना पड़ता था। और तो बहुत सारे जो उनके अधीन सामंत थे, अधीन शासक वगैरह थे, तो वो जब कभी भी चालुक्य राजा किसी बड़े अभियान वगैरह में जाया करते थे तो वो उनकी सहायता करते थे। और वैसे वे सभी तरह से स्वतंत्र होते थे, और जब तक कि वो कोई गलती नहीं करते थे तब तक राजा जो है उनके प्रशासनिक कार्यों में कोई हस्तक्षेप नहीं करता था। आलुकों, सिंद्रों, सेंद्रकों, बाणों, गंगों, तेलुगु चोलों तथा सामंतों की यही स्थिति थी। राजा के हितों की रक्षा करने के लिए उनके प्रतिनिधि नियुक्त होते थे, जो कि विषयपति अथवा देशाधिकारी गल कहलाते थे। तो थोड़े से नाम दक्षिण भारत के पदाधिकारियों के आपको उच्चारण करने में दिक्कत होती है। शासन की जो सबसे छोटी इकाई थी वो गांव होती थी। गांव का जो अधिकारी होता था वो गामुंड कहलाता था, जो कि एक तरह से सरकार और गांव वालों के बीच की एक कड़ी का काम करता था। उसकी नियुक्ति केंद्र द्वारा होती थी। गांवों के प्रशासन और सामाजिक और आर्थिक जीवन का नियमन जो गांव के महत्तर लोग थे या गांव के जो महाजन लोग थे वो करते थे। महाजन के अतिरिक्त नगर का भी उल्लेख है। ये उद्योग और व्यापार के प्रतिनिधि थे। इसके अतिरिक्त 18 प्रकृतियों का भी उल्लेख है, जिसका अर्थ अस्पष्ट है। डॉक्टर नीलकंठ त्रिपाठी ने अपनी पुस्तक दक्षिण भारत के इतिहास में इनका विस्तृत वर्णन किया है। तरह तरह के कर लिए जाते थे। मकान की ज़मीनों के मालिक को उनके लिए कर देने पड़ते थे। गृह कर आप कह सकते हैं। जिन लोगों के अपने मकान नहीं होते थे, उनके परिवार अपनी अपनी हैसियत के मुताबिक राजकीय अधिकारियों को प्रतिवर्ष 15, 10, 7 या 5 पण कर देते थे। इसके अतिरिक्त सभी परिवारों को विशेष अवसरों पर, जैसे त्योहारों इत्यादि के समय या अन्य किसी शुभ अवसर पर कर देना पड़ता था। जैसे पुलकेशिन द्वितीय ने जब बाण राज्य को जीता तो उसके तुरंत बाद उसने प्रत्येक गांव पर 13पन नामक एक कर लगाया था। 13पन या 13पन खास मौक़ों पर कुछ संस्थाओं के खर्च के लिए जिन्सों के रूप में भी कर लगाया जाता था। और इसी तरह से अगर हम ये देखें आर्थिक जीवन में, तो आर्थिक जीवन की एक विशेषता ये रही है कि यहाँ पर स्थान स्थान पर माप और तोल के अलग अलग मानक रहे हैं। कतिपय भूदान लेखों में, जैसे भूमि अनुदान वगैरह के लेख थे, उनमें राजमान का उल्लेख आया है। तो ऐसा लगता है कि इस काल में कम से कम सार्वजनिक लेखा के क्षेत्र में इस प्रकार के मानकीकरण का यत्न किया गया था। वेदसांग के विवरण के अनुसार चालुक्य राज्य की जनता अभिमानी थी, अहंकारी अभिमानी थी और युद्धप्रिय थी।
साथ ही साथ जो है अगर कोई उनकी बुराई करता था तो उसका प्रतिशोध लेने के लिए वो तत्पर रहते थे। और दीन दुखियों के लिए चालुक्य राज्य की जनता में बहुत ही दया का भाव था और वो उनकी सेवा में संलग्न रहते थे। यदि कोई जनता का अपमान करता था तो लोग उसके जो है प्राण लेने में भी नहीं चूकते थे। ऐसा जो है वो वेनसांग ने लिखा है। जहाँ तक सैन्य संगठन का सवाल है, जैसा कि आपको मालूम है, इतना बड़ा साम्राज्य बिना एक मजबूत सेना के नहीं बनाया जा सकता था, नहीं निर्मित किया जा सकता था। इसलिए चालुक्य शासकों ने सैन्य संगठन पर विशेष ध्यान दिया था। और आप इसी से समझ सकते हैं कि पुलकेशिन द्वितीय की सेना ने हर्षवर्धन जैसे महान योद्धा के भी छक्के छुड़ा दिए थे और उसे हरा दिया था। तो इस तरह से ये समझा जा सकता है कि चालुक्यों की सेना कितनी मजबूत थी, कितनी स्ट्रांग थी। और राष्ट्रकूटों ने भी चालुक्यों की इस बात के लिए प्रशंसा की है। और क्योंकि जब दंतिदुर्ग ने चालुक्यों को हरा करके राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की थी, तो इसके लिए दंतिदुर्ग की बड़ी प्रशंसा की गई थी कि दंतिदुर्ग ने चालुक्य सेना जैसी सेना को हराया था। जनता में शिक्षा का काफ़ी प्रसार था। जनता में काफ़ी लोग साक्षर होते थे। कारीगर जो है वो बहुत कुशल होते थे और संस्कृत के बड़े बड़े अभिलेखों को पत्थर पर वो खोद सकते थे। अभिलेखों से पता चलता है कि रोटी डाल के चक्कर से मुक्त होकर जो कलाकार थे वो अपना काम करते थे। और क्योंकि जो शासक थे वो कलाकारों को और विद्वानों को भारी मात्रा में दान किया करते थे, जिनका उल्लेख अभिलेखों में दिया जाता है, दिया गया है चालुक्यों के अभिलेखों में। और निश्चित रूप से उस समय कुछ संगठित रूप से पाठशालाएं वगैरह भी रही होंगी। और ख़ास करके हम ये देखते हैं कि मंदिर जो होते थे वो भी शिक्षा के केंद्र होते थे और वहाँ पर बालकों को शिक्षा दी जाती थी। चालुक्य काल में कलाओं के विकास पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। चालुक्य शासक कला प्रेमी थे, कलाओं में रुचि लेने वाले थे। उनकी रुचि केवल युद्धों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ललित कलाओं में भी उनको अत्यधिक ललित कलाओं से भी लगाव था। और महान निर्माता थे। भारत की वास्तुकला शैली का नाम ही चालुक्य शैली पड़ गया है, जो दक्षिण भारत की एक शैली है। ढेर सारी शैलियाँ हैं जिनमें चालुक्य शैली की वास्तुकला बड़ी महत्वपूर्ण है। उस काल में वास्तुकला और शिल्पकला इतनी उन्नत थी कि इसका अनुमान हम पत्थर के उन स्मारकों से कर सकते हैं जो आज तक बचे हुए हैं। और साथ ही साथ ये अभिलेख उन कलाकारों की उत्कृष्टता को स्वयं ही बयान करते हैं। और ये जो उन्होंने मूर्तियाँ बनाई, जो उन्होंने वास्तुकला के नमूने छोड़े हैं, उनको देख करके सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि कितने उच्च कोटि के कलाकार थे चालुक्य वंश में के समय में। यहाँ तक कि विदेशियों ने भी जो है उनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। मित्रों, बहुत सारे, जैसे लोकेश्वर मंदिर की वास्तुकला जो है वो बहुत ही सुंदर है। और उसके अलावा अगर आप मंदिरों की वास्तुकला को देखेंगे तो वास्तुकला में बहुत सारे लोगों का नाम आता है। जैसे श्रीगुंडन का नाम आता है। और श्रीगुंडन जो है वो उसको त्रिभुवनाचार्य भी कहा जाता था। और बहुत उच्च कोटि का कलाकार था। वो इतना प्रसिद्ध था कि उसको जो है वो बड़ी बड़ी उपाधियाँ मिली हुई थी। और दक्षिण
दिशा का वास्तुकार उसे कहा जाता था। विरूपाक्ष के मंदिर में रामायण के दृश्यों की सविवरण मूर्तियाँ हों या प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से जो है इन मूर्तियों का निर्माता वही रहा होगा। तो वस्तुतः मंदिरों को ही केंद्र बनाकर देश की सभी उपयोगी और अन्य प्रकार की जो ललित कलाएं हैं उनका विकास हुआ है। इन कलाओं का मुख्य उद्देश्य देवताओं की सेवा करना था। इस प्रकार समाज की सेवा भी हो जाती थी देवताओं की सेवा के साथ साथ। और इन मंदिरों को बनाने में बड़ी संख्या में रोज़गार मिलता था, बेरोज़गारों को, कलाकारों को काम मिलता था। तो इस तरह से जो है हम ये देखते हैं कि बड़े ही उपयोगी थे। आर्थिक दृष्टि से भी ये जो वास्तुकला के नमूने थे। पुलकेशिन द्वितीय के समय में चीनी यात्री वेनसांग ने चालुक्य राज्य की यात्रा की थी। उसके अनुसार महाराष्ट्र की जनता बहुत ही धार्मिक थी और धर्म के क्षेत्र में वो बहुत ही कट्टरपंथी थी और धर्म विरुद्ध आचरण करने वालों के साथ जो है उनका व्यवहार बहुत कठोर होता था। और महाराष्ट्र में पुलकेशिन द्वितीय के समय में बहुत सारे बौद्ध विहार भी थे। वेनसांग जो है वो बौद्ध विहार का वर्णन करता है। उसका ये कहना है कि 100 से अधिक बौद्ध विहार उस समय चालुक्य राज में थे और भिक्षुओं की संख्या भी बहुत ज़्यादा थी। 5000 से ज़्यादा भिक्षु वहाँ पर रहा करते थे। और इनमें हीनयान और महायान दोनों ही संप्रदाय के लोग थे। उसने लिखा है कि कुछ विधर्मी भी हैं जो अपने शरीर पर भस्म लगा कर रहते हैं। उसके अनुसार नासिक में अशोक के 5 स्तूप थे। इसके अतिरिक्त भी पत्थर और ईंटों के बने हुए अनेक स्तूप थे। महाराष्ट्र के वर्णन के अंत में उसने अजंता की गुफाओं का भी वर्णन किया है, उसका भी उल्लेख किया है। तो इस चीनी यात्री ने महाराष्ट्र में बौद्ध धर्म के बारे में जो कुछ लिखा है या जो कुछ भी कहा है तो उसके समर्थन में करने के लिए या उसका खंडन करने के लिए फिलहाल जो तत्कालीन अभिलेख वगैरह थे चालुक्य काल के, उनमें कोई प्रमाण नहीं मिलता है। अब उसने किस आधार पर लिखा था जो बौद्ध धर्म के बारे में इतना सारा, तो उसको प्रमाणित करना बड़ा कठिन है। हालांकि चालुक्य शासक जो थे वो दूसरे सभी धर्मों का आदर करते थे। वो स्वयं तो वैष्णव धर्म का या शैव धर्म का पालन करते थे, लेकिन दूसरे धर्मों के प्रति भी वो श्रद्धा रखते थे, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचाते थे। आमतौर पर वो शैव मतावलंबी थे। इन लोगों ने बदामी और पट्टकदल और अन्य स्थानों में शिव और विष्णु के अनेक मंदिरों का निर्माण कराया था। पुलकेशिन प्रथम, कीर्तिवर्मन, मंगलेश, पुलकेशिन द्वितीय आदि सभी ने वैदिक यज्ञ किए थे और ब्राह्मणों का ये बड़ा सम्मान करते थे, उनको दान इत्यादि देते रहते थे। इन्होंने परम माहेश्वर और परम वैष्णव की उपाधियाँ धारण की थी और अपने इन कार्यों के लिए उन्हें पर्याप्त गर्व का अनुभव होता था। कई विशेष अवसरों पर जो चालुक्य शासक थे वो दान किया करते थे, जैसे सूर्य ग्रहण के समय पर दान करते थे, चंद्र ग्रहण के समय पर दान करते थे, तथा स्मृतियों में जिस प्रकार की धार्मिक क्रियाओं का उल्लेख है उन धार्मिक क्रियाओं को करने का प्रयास करते थे। वो स्मृतियों में उल्लेखित जो व्रत हैं, दान इत्यादि हैं, उनको करने का प्रयास चालुक्य शासक किया करते थे। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि जो चालुक्य शासक थे, धर्म कर्म में उनकी बड़ी रुचि थी। मंदिरों का बहुत ज़्यादा महत्व था और यह बताने की आवश्यकता नहीं है। मंगलेश जो था उसने पहाड़ की चट्टान को कटवा करके एक मंदिर बनवाया था और उसमें
विष्णु की प्रतिमा स्थापित करवाई थी, उसने सूर्य, अग्नि और महाजनों की उपस्थिति में उस मंदिर के निर्माण का पुण्य अपने भाई कीर्तिवर्मन को दे दिया था। और अपने लिए उसने भाई की सेवा और उसके मतलब दिए भाई के द्वारा दिए गए दान पुण्य की रक्षा का जो पुण्य था वो अपने लिए रख लिया था। लेकिन जो मंदिर निर्माण वगैरह का श्रेय जो है उसने अपने भाई को दे दिया था। और इसी तरह से दान वगैरह जो है, दान के बारे में हमें काफ़ी अभिलेखों में उल्लेख मिलते हैं। दान वगैरह जो है खास कार्यों के लिए दिए जाते थे। और मंदिरों में प्रायः तरह तरह के महोत्सव, जो धार्मिक महोत्सव थे, वो मंदिरों में उनका आयोजन किया जाता था। मंदिर में विद्वानों और धार्मिक जनों को बराबर मुफ्त में भोजन इत्यादि दिया जाता था और दीन दुखियों को भी मंदिर में भिक्षा दी जाती थी। अभी ऊपर वेनसांग के द्वारा जैन धर्म व बौद्ध धर्म के बारे में हमने बातचीत की थी। जैन धर्म का भी काफ़ी प्रचार था चालुक्य राज्य में और उसका पर्याप्त आदर किया जाता था। यद्यपि चालुक्य राजाओं ने जैन मंदिरों को दान किया था और इसके अलावा जो है उन्होंने फिर भी जैन मंदिरों को दान तो किया था, लेकिन उन्होंने जैन मत स्वयं नहीं अपनाया था। रविकीर्ति ने, जिसने पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्ति लिखी थी, तो उसने ऐहोल में जिन का मंदिर बनवाया था और वह दावा करता है कि उसे पुलकेशिन द्वितीय की विशेष अनुकंपा प्राप्त थी, जिसके कारण वह इतना विशाल मंदिर बनाने में सफल हो सका था। दूसरे ऐसे अन्य अभिलेखीय प्रमाण हैं जिनसे पता चलता है कि जैन धर्म भी वहाँ पर खूब फल फूल रहा था मित्रों। और अब हम थोड़ा सा साहित्य की भी बात कर लें अंत में। चालुक्यों के समय में संस्कृत साहित्य का अध्ययन विशेष रुचि के साथ किया जाता था। संस्कृत, जैसा कि आप सब जानते हैं, देवभाषा थी। हमारे सारे जो धर्म ग्रंथ इत्यादि हैं वो संस्कृत में थे। जो इनके राजकुमार होते थे वो उन राजकुमारों को संस्कृत की शिक्षा दिलवाई जाती थी और साथ ही साथ पंडितों, विद्वानों आदि का काफ़ी आदर किया जाता था और विद्वानों को आश्रय भी देते थे चालुक्य शासक। इस काल में जो बहुत सारे अभिलेख जो लिखे गए हैं, अभिलेखों की जो रचना की गई है, तो उन अभिलेखों को अगर हम देखते हैं तो उन पर जो है वो संस्कृत के श्रेष्ठ साहित्य का बहुत गहरा प्रभाव था। अब जैसे मंगलेश का महाकूट का अभिलेख साहित्यिक दृष्टि से बहुत उत्कृष्ट माना जाता है, उसे मील का पत्थर कहा जाता है। इससे पता चलता है कि 600 ईस्वी के आसपास अलंकृत गद्य, जिसका संबंध उत्तर भारत के हर्षवर्धन के बाणभट्ट से जोड़ा जाता है। कहा जाता है कि बाणभट्ट, सुबंध, बाण और डंडी, ये तीन जो थे संस्कृत के गद्यकार थे। इन्हें पहला गद्यकार कहा जाता है जिन्होंने गद्य में लिखना शुरू किया था। तो उसका काफ़ी प्रभाव हमें जो है वो चालुक्य अभिलेखों में दिखाई देता है। तो हर्षवर्धन के जो राजकवि बाणभट्ट का काफ़ी प्रभाव यहाँ भी देखा जा सकता है। और इसके अलावा कालिदास भी बड़े चाव के साथ पढ़े जाते थे। कालिदास के ग्रंथ वगैरह भी जो है चालुक्य काल में, क्योंकि उनकी पदावलियाँ भी जो है वो कई जगह उद्धृत की गई हैं, जिससे कि पता चलता है कि कालिदास के साहित्य में उनकी बड़ी रुचि थी। पुलकेशिन द्वितीय के ससुर सामंत गंगराज दुर्विनीत ने शब्दावतार नामक ग्रंथ की रचना की थी, जो कि एक व्याकरण का ग्रंथ था। और साथ ही किरातार्जुनीय के 15वें सर्ग की, जो कि सबसे क्लिष्ट सर्ग माना जाता है, उसकी टीका भी उन्होंने लिखी थी दुर्विनीत। कर्णाट कवियत्री विजया, जिनको कि राजशेखर ने कालिदास के बाद वैदर्भी शैली का आश्रय बताया है, ये भी जो है वो उसी काल में हुई, चालुक्य काल में हुई कवियत्री
विजया। प्रसिद्ध जैन विद्वान सोमदेव सूरी ने यशस तिलक चंपू और राजनीति के प्रसिद्ध ग्रंथ नीति वाक्यामृत की रचना की। तो सोमदेव सूरी ने यशस तिलक चंपू और राजनीति के प्रसिद्ध ग्रंथ नीति वाक्यामृत की रचना की। जनता आमतौर पर कन्नड़ भाषा बोला करती थी और कन्नड़ का जो सबसे सर्वप्रथम प्रसिद्ध ग्रंथ जो था वो राष्ट्रकूट के समय में लिखा गया था, जो है जो कि कविराज मार्ग के नाम से जाना जाता है। ऐसे प्रमाण भी मिलते हैं कि इससे पहले भी कन्नड़ में काफ़ी उच्च कोटि का साहित्य रचा गया था, किंतु अब केवल कुछ लेखकों के नामों के अतिरिक्त बहुत ज़्यादा साहित्य अब उपलब्ध नहीं है। 10वीं शताब्दी में पंप नामक साहित्यकार ने केवल 32 साल की उम्र में ही आदि पुराण और विक्रमार्जन विजय नामक ग्रंथों की रचना की थी, जो कि कन्नड़ साहित्य के बहुत ही उच्च कोटि के काव्य माने जाते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों हम देखते हैं कि जो चालुक्य काल था, चालुक्य काल के शासक केवल बड़ी बड़ी विजयों के लिए ही नहीं मशहूर थे, उन्होंने बड़ी बड़ी विजयें की थी। खास करके पुलकेशिन का नाम बहुत आदर से लिया जाता है एक महान विजेता के रूप में, लेकिन साथ ही साथ वो कलाओं में भी रुचि लेने वाले थे। उनका प्रशासन भी उच्च कोटि का था, साहित्यकारों को भी प्रश्रय देने वाले थे, धर्म में उनकी आस्था थी, दूसरे धर्मों को बहुत ही सहृदयता के साथ वो अपने यहाँ प्रश्रय देते थे और सबको अपना धर्म वगैरह पालन करने की छूट थी। साहित्यकार साहित्य की रचना कर सकते थे, कलाकार अपनी कला के नमूने प्रस्तुत कर सकते थे। तो कुल मिला करके अगर देखा जाए तो चालुक्य शासन काल में जो माहौल था वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही बढ़िया था। और यही कारण था कि दक्षिण भारत में जितने भी महान राजवंश हुए हैं उनमें चालुक्य वंश का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है, बड़े सम्मान के साथ लिया जाता है। मित्रों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई होगी तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, शुभ रात्रि।